जी, साइकोलॉजी इज सेपरेटेड। ये साइकोलॉजी जो है, ये फिलॉसफी जो हमारे पास है ना, फिलॉसफी ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है। फिलॉसफी ये उसके अरिस्टोटल और ये प्लेटो और उनके जमाने से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का है। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये पहले फिलॉसफी का हिस्सा ही हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको बताया था मेटाफिजिक्स, उसकी मैंने अकसाम बताई थी। मेटाफिजिक्स की अकसाम के अंदर पांचवी जो है ना टाइप, वो साइकोलॉजी को कहा जाता है। लेकिन फिर बाद में ये 1870 के अंदर इसको एज ए अलग सब्जेक्ट के तौर पे लिए जाने लगा। तो फिर ये अपना एक अलग हो गया। अदरवाइज ये जो साइकोलॉजी की फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स, जिसके अंदर हमने कॉस्मोलॉजी देखा, हमने जो है वो वो जो है थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और एंथोग्राफी जो है वो क्या बोलते हैं वो, तो इसके उसके अंदर ही इसको साइकोलॉजी को भी शामिल किया था। वैसे मैं जो है वो लाउड वॉइस से बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए। क्या आप सबको आवाज की समझ नहीं आ रही? सभी के लिए मसला है? ओके, दोबारा मुझे इस करके बताइएगा। ठीक जो है वो 1 मिनट बाद, कि क्या अब आपको आवाज आ रही है? मैंने माइक चेंज कर दिया है। अच्छा, 1590 के अंदर ना, रोडोल्फ नामी एक बंदा, उसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, रोडोल्फ वाले। अब दोबारा मैं, चलो मैंने माइक लगा दिया, अगर अब मसला हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। साइकी मतलब सोल, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब बन गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। यानी साइकोलॉजी जो है ये रूह की स्टडी का नाम है, रूह के मुतालिक जानने का नाम है। अच्छा, शुरू में यही बात की गई कि साइकोलॉजी किसी इंसान की, लेकिन बाद में देखिए यार, रूह तो एक ना समझ आने वाली चीज है। रूह तो एक एब्स्ट्रैक्ट है। रूह के बारे में तो किसी को कुछ अंदाजा नहीं है, तो हम रूह को कैसे स्टडी करेंगे? तो जैसे रूह तो एक अल्लाह का अमर है, तो फिर उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। इसकी डेफिनेशन क्या कर दी? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। फिर माइंड तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, माइंड के बारे में कैसे करें? फिर साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियस, इंसान जो आगाही के अंदर होता है, जब एक फुल्ली अवेयरनेस स्टेट के अंदर होता है, जब इंसान को पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ वो। लेकिन फिर उनको उसके बाद जो है वो लेटेस्ट जो डेफिनेशन है वो यही है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हम रवैयों से हमें पता चलता है किसी की, शख्स की, किसी की साइकोलॉजी का। तो जो आज के दौर की, अगर आपसे डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स के अंदर पूछ जाए कि यार ये साइकोलॉजी क्या है, आप जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप कहेंगे साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। ठीक है, इसको मजीद बढ़ा सकते हैं, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अगर इसको बिहेवियर से पहले कॉन्शियस, कॉन्शियस से पहले माइंड, और माइंड से पहले सोल की बात हुआ करती थी। अच्छा, अब ये बिहेवियर है, कैन बी ओवर्ट और कोवर्ट। अब ओवर्ट और कोवर्ट दो तरह के बिहेवियर हो सकते हैं। एक तो जिसको ना बिल्कुल जाहिरन वाजे होता है, और एक वो होता है कि जिसके मतलब हमें सोचना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। अच्छा, साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्क्राइब एंड एग्जामिनिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी शख्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, उसको एग्जामिन करना, तो उसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और साइकोलॉजी, वो जो बिहेवियर है वो ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी हो सकता है। और ओवर हमें सर पता कैसे चलता है? किसी भी शख्स के पास्ट के एक्सपीरियंस से उसकी साइकोलॉजी बना रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े ही शरीफ बने। और जैसे मैं चाहता हूँ, हर एक की ख्वाहिश होती है कि इनकी तरबियत हो, ये मतलब एक अच्छे सुलझे हुए बंदे बने। अच्छा, क्या दुनिया में सिर्फ मेरा ही उनके साथ जो है वो ताल्लुक है, मेरे बच्चों के साथ, या किसी और के साथ भी है? तो डेफिनेटली आपके बच्चे का ताल्लुक आप बहुत से लोग के साथ होता है, सिर्फ आपके। सबसे पहले तो आप हो गए, चलो मियाँ बीवी जो है वो मिलके एक अच्छी अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी अच्छा उनको रेजिडेंस अच्छी प्रोवाइड कर दी, उनको अपना जो इन्वायरमेंट है वो जबरदस्त दे दिया। लेकिन उसके बाद वो किससे मिलते हैं? अपने दादा, अपनी दादी, अपनी फुफ्फो, अपने जो है वो चाचू, और इस तरह खालना, जितने उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, और फिर जो उनके बच्चे होते हैं। और अगर जो आपके रिश्तेदार हैं उनका माहौल बुरा है, यानी कि जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं है,
तो वो असरात आपके बच्चे के ऊपर भी होंगे, और आपके बच्चों की साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी। आपका बच्चा भी वो हरकतें करेगा जो हरकतें आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना आपने सिखाई, ना आपने ऐसे लफ्ज बोले, यानी बच्चा गाली दे रहे को ऐसा लफ्ज इस्तेमाल, ना आपने वो लफ्ज बोला, ना आपने बच्चे को कोई बुरी आदत सिखाई, तो लेकिन उसने माहौल से सीखी। तो वो भी, अब वो क्या, जो वो उसके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बेसिकली वो उसकी साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी को, यानी उसके, अब उसी के मुताबिक उसके एक्शन होंगे। एक बच्चा जो है वो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उसने ना अब मारना शुरू कर दिया है, जिसको देखता है जूता उठा के मार देता है, भाई उसने कहीं से देखा है, उसके बाद वो कर रहा है, वो गाली देनी शुरू कर दी है, वो मजाक बनाने लग गया है, उसने काम करना छोड़ दिया है। तो ये सारी जो, और अभी जो साइकोलॉजी बिल्ड हो, इसी तरह बड़ों के भी ऐसा कहते हैं ना कि आप लोग जो है ना, अपने जिन लोगों से आपका सुबह शाम उठना बैठना है ना, आप उनका एवरेज होते हैं। सिर्फ 5% आपके अंदर फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी बड़ी ना लोगों की तजर्बे वाली बात है, और हम इसको, और मतलब बड़े दुख के साथ ये बयान कर रहा हूँ कि हम अपने मिलने वालों का जो है वो 5% से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अदर मेरे दोस्त अगर बुरे जानी हैं, मेरे दोस्त करेक्टर लेस हैं, तो इम्कान है, अगर वो नशा करते हैं, जो भी हैं, उनके अंदर खराफात हैं, वो नेगेटिव सोचते हैं, तो चांसेस हैं कि मैं उनके अंदर बैठते हुए वैसा सोचने लग जाऊंगा, नेगेटिव हो जाऊंगा, उन बुराइयों में मुब्तला हो जाऊंगा। वो बदनजरी करते हैं तो मैं भी उसमें मुब्तला हो जाऊंगा। यानी मैं अपने दोस्तों का, अपने करीबी लोगों का, मैं उसका एवरेज होता हूँ, एवरेज हूँ, यानी कोई भी है। तो इस तरह हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारी जो है वो साइकोलॉजी बन रही होती है। अच्छा, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट होता है, देखें, जो चीजें आपके जाहिर से, मैंने किसी को गाली दी, मेरा चलने का, मैं बड़ा फास्ट चलता हूँ, मैं बड़ा स्लो चलता हूँ, और वो मेरा किसी के साथ बोलने का जो अंदाज है, मेरा किसी के साथ जो रिएक्शन, किसी के साथ जो बिहेव करने का अंदाज है, ये ओवर, यानी ऐसी चीजें जो वाजे तौर पे दिखती हैं, ठीक है, जैसा ऐसी ऐसी चीजें, यानी किसी को देखते साथ ही उसका जो एटीट्यूड है, मैंने देखा यार ये बंदा जो है ना हर एक को जो है धोखा दे रहा है, यार बंदा ये ना, ये कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं लग रहा, जो चीजें मैंने उसकी जाहिरन देखी और उसकी बुनियाद पे जो हमारे साइकोलॉजिकली मैंने जज किया, ये ओवर्ट होगा। और कोवर्ट क्या होगा? ऐसी चीजें जो इसलिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन वो पता चल जाती हैं कुछ टाइम किसी शख्स के साथ रहने से। यानी हम कहते हैं ना, जैसे एक, मतलब हस्बैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा कौन जानती है? उसकी बीवी जानती है, वो मुसलसल उसके साथ है, और उसको पता है कि इसको कब गुस्सा आता है, इसकी इसकी कमजोरी क्या है, इसको इसका रवैये कब कैसे हो जाते हैं, तो उसको पता है, कि बाहर वाले बंदे को नहीं पता। यानी एक प्रोफेशनल लाइफ जो है, एक जो बाहर की जिंदगी है, जिससे आप दुनिया को बड़ा मुतासिर, और एक वो लाइफ जो आप अपने घर में गुजार रहे हैं, उसके अंदर फर्क है ना। तो या किसी की दोस्त के साथ आप ज्यादा टाइम रहते हैं, तो वहाँ वो आपकी थिंकिंग से, आपके वहां पे जो है ना, आपके साथ रहने से वो अंदाजा लगा लेता है इस शख्स की तबीयत कैसी है। अदरवाइज जो है वो जाहिरी तौर पे उसको पता नहीं चल रहा होता कि आप कैसे हैं। ठीक है, बात की समझ आई सर, ओवर्ट और कोवर्ट की? जहां हो तो जरूर रोक लीजिएगा। जी जी सर, अच्छा, क्लियर है उसके सर, बाद है बहुत कि शुक्रिया। सर मुझे ना आवाज कोई नहीं है, मैंने माइक लगाया हुआ है, अगर आप प्लीज मैसेज कर दें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हेन साइकोलॉजी इज यूज्ड एंड, जब यही साइकोलॉजी, यानी अब साइकोलॉजी की बात तो की है, अब साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, यानी इसी साइकोलॉजी को एजुकेशन के अंदर जब अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलेंगे। जो अरिस्टोटल है, इसे फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अरिस्टोटल, जो कि जो हजरत ईसा इस्लाम की, यानी कबल मसीह का जो एक ये असल, बस आप कभी कभी सोचते होंगे ना कि ये अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सुकरात है, यार इनकी बातें क्यों, क्या उसके बाद, जैसे मैंने ना अपनी किताब के ऊपर ना, जो मेरी गेटवे टू एजुकेशन है, उसके ऊपर ये इन 3 तस्वीरें इनकी लगाई, फिर नीचे से सीर अहमद खान है, अल्लामा इकबाल हैं, तो मुझे ना दोस्तों के मैसेजेस आए कि सर आप बड़े मजहबी आदमी हैं, और आपने ना अपने ऊपर जो एक गैर मुस्लिमों को, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल को अपनी किताब के ऊपर लगा लिया है। तो खैर, मैं समझता हूँ, तो मैंने बताया उन्हें कि देखें, ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 300-400 साल पहले के लोग हैं, और इन लोगों को जो है उस वक्त, हो सकता है क्योंकि दीन इस्लाम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और इसके अलावा दीन इब्राहिमी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो तालीमात जो है वो अपनी 100 साल, 200 साल चली, फिर उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां होती गई। अहले किताब जो है वो मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ अपनी तालीमात से वो हट गया।
लेकिन हमें इसके बारे में क्या पता, ये अपने दौर में बगावत करने वाले लोगों में हैं, नबी नहीं थे, हो सकता है कि वो उनके अंदर ऐसी खूबियां ऐसे कमालात हों जो होने, क्योंकि हम लेबल तो नहीं है ना इसके साथ। तो खैर बहरहाल मैंने इसलिए उनके साथ रखा कि वो ये पहली तहजीब है, यानी पहली इंसानों के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लोग रह रहे हैं, हो सकता है उससे पहले 3,000 साल पहले हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो टाइम है वो शायद इतना हो। अब इतने वक्त जो है, उस वक़्त के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, अब 3,000 साल के अंदर जो है वो बहुत से लोग आए, उनकी तहजीब लिखी नहीं गई। या तो हमें कुरान पाक से पता चला, वसल्लम के अहादीस से पता चला, उनकी तहजीब प्रॉपर रिटन में नहीं थी। ये पहली तहजीब है, ये सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल की, जो हमें रिटन फॉर्म के अंदर प्रॉपर मिलती है। इसलिए इनको जो है वो आज तक एजुकेशन के अंदर, इनके फलसफा, जस्टिस के अंदर, इंसाफ के अंदर, रियासत बनाने के अंदर, यानी इनकी इनकी तालीमात को जो है वो हर कहीं पढ़ाया जाता है, इनकी सोच को हर जो है वो पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत से सब्जेक्ट है जिनके अंदर इनकी सोच को पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, इसके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जी बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के ये लोग हैं। अच्छा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है, ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फादर एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन है? थॉर्नडाइक। और साइकोलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल। इट हेल्प्स इन ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, टीचिंग मेथड। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो सीखना, हमें पढ़ना कैसे है, किसी को मोटिवेट कैसे करना है। आपकी क्लास के अंदर मौजूद बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको लर्निंग के लिए आमादा करते हैं, उनको जो है वो, और जिस तरह के बच्चों का मिजाज, जिस तरह का सब्जेक्ट होता है, आप वो देखते हो, अपना टीचिंग मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी हमारी मदद कर रही होती है कि आपको पढ़ाना, इन ये बच्चे हैं, ये सब्जेक्ट है, इनको आपने कैसे पढ़ाना है। जी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुसलमानों के आखिरी नबी हैं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल, सॉरी, हाँ 500 साल जो है वो बाद में, ये देखे ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है ना, ये 579 ईस्वी के अंदर हो रही है। यानी हमारा जो ये कैलेंडर चलता है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताबिक चल रहा है। तो 579 के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अप्रोक्सीमेटली मेरे इतना 571 है, शायद 571 है आई थिंक। तो 571 ईस्वी के अंदर पैदा हुए, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी इसका मतलब है कि 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन, साइकोलॉजी से हमें इंसानों के बिहेवियर का पता चलता है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू टीचर्स हाउ टू टीच, ये टीचर्स को बताती है, यानी साइकोलॉजी से टीचर को पता चलता है कि उसने पढ़ाना कैसे है। यानी साइकोलॉजी की मदद से हम लोगों के रवैयों को समझते हैं, साइकोलॉजी की मदद से हम ये समझते हैं कि हम कैसा टीचर बनना, यानी आप जितने साइकोलॉजिकली साउंड होंगे, आप उतने अच्छे टीचर बन सकते हैं। फिर इसको साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये दी थी, बस वही कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर इंसानों के बिहेवियर को जो है उसको स्किनर ने इस तरह की बात की थी। अब देखते हैं साइकोलॉजी की टाइप्स कितनी है। हमारे पास साइकोलॉजी की दो टाइप्स हैं, एक प्योर साइकोलॉजी है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, हम जो है वो बात करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के ऊपर, जो है वो ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्योर साइकोलॉजी क्या है? जिसके अंदर हम थ्योरीज बना रहे होते हैं, जैसे देखें, उसने थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी, स्किनर ने दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो, इसी तरह जो है वो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आई। तो ये जो मुख्तलिफ थ्योरीज हमारी आती रही हैं, ये थ्योरीज का बनने का अमल है, इसको ये साइकोलॉजी की ये टाइप प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर जनरल साइकोलॉजी, आप लोगों में से किसी ने बीए किया होगा और बीए के अंदर उसने साइकोलॉजी पढ़ी होगी। हम तो जो अब पढ़ रहे हैं ये वाला, ये तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और जो आपने वैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो अब उसके अंदर जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर को 30-40% तो वो चीजें होंगी जो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी अजीब अजीब टर्म, शिजोफ्रेनिया, फलां टर्म, फलां, इतनी मेडिकली उसके अंदर टर्म्स आ रही होंगी। तो वो साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी होती है। जब एजुकेशनल में आते हैं तो उसके अंदर हम वो वाला कंटेंट जिसके साथ लर्निंग जुड़ी होती है, जिस थ्योरी की मदद से लर्निंग बेहतर हो सकती है, वो सारा जो काम होता है उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है।
ठीक है। जो लैब्स के अंदर जो साइकोलॉजी हो रही होती है, ये जो जैसे यही देख लें, बीएफ स्किनर के कंसेप्ट हैं, ये थॉर्नडाइक, अब ये थ्योरी सारी जो है ना ये वाले, इस तरह सोशल साइकोलॉजी जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है वो। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो प्योर साइकोलॉजी की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। यानी थ्योरी बना दी गई, किसी शख्स ने किसी लेबोरेटरी के अंदर अपनी सोच की बुनियाद पे, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, तजर्बात की बुनियाद पे उसने एक थ्योरी दी कि करने से ये होगा, ये होगा, वो जो भी। तो अब उन थ्योरीज को एजुकेशन के अंदर अप्लाई करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं, यानी वो अप्लाइड साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये वाली इसकी एप्लीकेशन कौन सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी जो मैं साइकोलॉजी को समझ के मैं अपने बच्चों को ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है कि देखिए मेरे पास ना कोई बंदा आता है तो उसको ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। साइकोलॉजिकल इशू दो तरह के होते हैं, एक तो वो होता है कि जो बिल्कुल पागल हो गए होते हैं, जिनके या ऐसी इसको आर्जा लाग होता है जो बगैर मेडिसिन के ठीक नहीं हो सकते। और एक होता है कि उनकी हमें पहले और उस तक भी जाने के लिए जो मेडिसिन का है ना, यानी आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू हुआ है तो आपको मेडिसिन की तरफ जाना है। तो मेडिसिन की तरफ जाने से पहले भी आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग के बहुत सारे सेशन लेने पड़ते हैं, और वो गहराई तक पहुंचता है साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट के ये बंदे की क्या वजह बनी जिसकी बुनियाद पे, और फिर इसके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल होंगी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इसकी ब्रांच है ये वाली। इसका काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करियर काउंसलिंग भी हो सकती है, किसी को जॉब के मुताबिक बताना कौन सी जॉब अच्छी हो सकती है, किसी को मैरिज काउंसलिंग प्रॉपर होती है, आजकल मैरिज काउंसलिंग शादी के बाद या आफ्टर मैरिज भी होती है, कि कुछ लोग जो है वो शादी के उनका रिश्ता सही नहीं चल रहा, तो उस मियाँ बीवी को दोनों के मसाइल सुनना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनकी सुलह करवाना, तो मैरिज काउंसलिंग हो गया। इसी तरह एकेडमिक काउंसलिंग, आपके कौन सी स्टडी, कौन सी जो डिग्री आपके लिए बेस्ट है, तो ये बहुत सी काउंसलिंग के अंदर टाइप्स में आ जाती हैं। प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सबको क्लियर हो गया? साथ साथ कमेंट्स करते रहें। इसके बाद है जी एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के तीन एरियाज हैं, ठीक है। यानी तीन तरह की चीजें साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। एक तो है लर्नर, सीखने वाला, यानी यानी आप सीखने वाले हैं और मैं सिखाने वाला हूँ। एक लर्नर, एजुकेशन जो सारा है ना ये सिस्टम, ये लर्नर के गिर्द घूमता है, टीचर के गिर्द घूमता है। जो मेडिसिन के जरिए इलाज करते हैं ना सर, उन्हें साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। यानी जो लोग प्रॉपर एमएससी साइकोलॉजी और करके अपनी प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल कोर्स से इंटर्नशिप वगैरह करके यानी इस काबिल होते हैं कि जो मेडिसिन के जरिए साइकोलॉजिकल इश्यूज को ट्रीट करते हैं, उन्हें हम साइकेट्रिस्ट बोल रहे होते हैं कि फलां साइकेट्रिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, साइकेट्रिस्ट। और साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारी गुफ्तगू से, हमारे साथ सेशन करके, हमारी साइकोलॉजी को समझ के हमारा ट्रीटमेंट कर रहा होता है बगैर दवाइयों के, तो हमें उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, लर्नर हो गया। अब लर्नर यानी साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है कि अंडरस्टैंड, पहले हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर के क्या खसूसियात हैं, क्या उसकी सलाहियतें हैं, क्या उसके अंदर बाकियों से मुनफरद है वो, तो ये जान के हम बेहतर तरीके से लर्नर को यानी साइकोलॉजी की मदद से हम जानते हैं। तो अगर हमने लर्नर को समझ लिया तो हमें फिर समझ आ जाती है कि इस लर्नर को पढ़ाना कैसे है। फिर लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कैसे हो रही है, किस टीचिंग मेथड को आप यूज करके जो है वो कौन सा सब्जेक्ट किस टीचिंग मेथड यूज, किस तरह आप पढ़ा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस होगा। लर्निंग सिचुएशन होगी कि वो किस इन्वायरमेंट में, यानी जो आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज कर रहे हैं या जो है वो टीचर सेंटर्ड है, आपकी जो क्लासरूम आपका है कितना घुटा हुआ तंग, या आपके ऊपर कितना प्रेशर है किसी काम को करने के लिए, या आपने जो अब वहां पे क्लास के अंदर जो डिसिप्लिन है आपका वो आपने कैसे मैनेज किया हुआ है। तो ये वाला जो उस वक्त सिचुएशन, हालात जो है उसको हम कहेंगे। और पूरा लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो लर्नर को मैंने फैसिलिटेट करना है, वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर आएगा। इसके बाद ही आती है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर बहुत से मेथड हैं। पहला मेथड हमारा इंट्रोस्पेक्शन, ये हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है। तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हम इसको जो है वो डिटेल से देखेंगे। बड़ी प्यास लग रही है। आज हमारे दो सेशन होंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई, मेरे ख्याल है टॉपिक आज थोड़ा लंबा है, तो दूसरी भी लेनी पड़ेगी। तो जैसे 40 मिनट होगी तो उसके 2-3 मिनट बाद यानी पानी पीने का वक्फा करके हम दोबारा क्लास लेंगे, ठीक है। अच्छा, टीचिंग मेथड इसके जो है वो 5 हैं।
पांच इसके मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं। पहला इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है कि अपनी जात का खुद एनालिसिस करना। यानी कहते हैं मैं अपनी इंट्रोस्पेक्शन, यार मेरे अंदर ना ये वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये काम फलां मैंने ठीक नहीं किया था, फलां शख्स के साथ मेरा बिहेव अच्छा नहीं था, मुझे फलां शख्स से माफी मांगनी चाहिए, ये मेरे अंदर बुराई है, ये अच्छा है। अपनी जात का खुद एनालिसिस करना, अपने आप को खुद ऑब्जर्व करना, खुद एनालाइज करना, अपने बिहेवियर को खुद बेहतर करना, खुद अपनी गलतियां निकालना, अपने आप को नंबर देना समझ ले, तो वो इंट्रोस्पेक्शन होता है। बात की समझ आई? दूसरा हमारे पास है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड होता है कि जिसके अंदर प्रॉपर आप किसी कोई शख्स का मसला है ना, तो वो मैं आता है, मेरे पास आता है। अब मैं ना अपने अपने जो कॉलेज है ना उसके अंदर जो कमेटी है ना, तो करियर काउंसलिंग की जो कमेटी है उसका मेंबर मैं हूँ। तो अपने जो है ना स्टूडेंट मुख्तलिफ आते रहते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से भी और एकेडमिक के हवाले से भी। जो मैट्रिक इंटर वाले हैं वो आते हैं कि हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो और जो उसके बाद है कि सर जॉब कैसे ले सकते हैं। तो अब जो हम हमें होता है ना कि सबसे पहले अब वो काउंसलिंग के अंदर आता है, ये जो है ना क्लिनिकल मेथड, इसका मतलब है कि उसके बिहेवियर के अंदर कुछ लोग होते हैं ना हाथ 3 दफा धोते हैं और फिर भी उन्हें रहता है कि पता नहीं मेरे हाथ साफ हुए कि नहीं हुए। कुछ लोगों को इतना वहम होता है ना, किसी को देख लिया ना कुछ मतलब उनको देख लिया कुछ ऐसा जो नामुनासिब हो, और हालांकि वो उनके खाने के कुछ, लेकिन उनको इतना नागवार गुजरता है कि वो खाना नहीं खा सकते। अब कुछ यानी जिसके अंदर हद से ज्यादा वहम की बीमारियां हो जाना, इस तरह की चीजें। अब ऐसी चीजों को हम पहले उस शख्स को असेस करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जी खाने में बाल आ जाए तो यकदम कुछ लोगों का रवैया यकदम बदल जाता है। तो अब ये चीजें जो है ना, वो वैसे तो देखें बाल हमारे साथ हैं, हर कहीं एक बाल है तो गिरे भी होते, सारा कुछ है। लेकिन अब खाने से बाल निकला है तो वो उसको रोटी यूं फेंके कि क्या हो गया, जैसे ना एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। खैर ये साइकोलॉजिकल इश्यू हो गया था, मेरे बेगम को भी ऐसे ही मसाइल हैं। वो भी जो है ना किसी को देख लिया है ना ऐसा कुछ, तो वो कहे मैंने यहाँ से खाना नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। और बेचारे मुझे होटल से जो पता नहीं वो बहर के कैसे बना होता है, वहां पे पैसे भरने पड़ जाते हैं, और जिनके घर गए हुए थे वहां से उसने भूखी आ जाना होता है। अच्छा तो खैर ये भी एक ना एक एक साइकोलॉजिकल है। अब इस तरह की चीजों को असेस करना, उनको डायग्नोज करना, उनको ट्रीट करना, और ये वाला जो है वो क्लिनिकल मेथड है, ये तरीका है। तीसरा है साइकोफिजिकल मेथड। साइकोफिजिकल मेथड के अंदर क्या होता है, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। हम जो है वो सम टाइम होता है ना कैसे कि डोज बढ़ा दें और वो अगला बंदा ठीक हो जाए, यानी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या है कि इसको ना वर्ड्स जो है ना वो साथ नहीं दे रहे क्योंकि मुझे प्यास बड़ी लगी बैठी है, लेकिन मेरे नजदीक बंदा कोई नहीं है, मैं अभी क्लास एंड करके जाऊंगा तो फिर मेरा दिमाग ज्यादा चलेगा। अच्छा, तो स्टिमुलाई होता है कि आपने किसी शख्स को कोई काम करने के लिए कोई जो है ना वो उसको, जब मुझे बुखार है और मैं एक पैनाडोल की गोली लेता हूँ और नहीं आता तो दो लूंगा, तो फिर यानी इसका वो पैनाडोल में स्टिमुलाई है, अगर एक लिया तो कम असर हुआ, दो लिए तो ज्यादा असर हुआ। तो ये साइकोफिजिकल मेथड के अंदर जो है वो स्टिमुलाई, जितनी किसी चीज की मिकदार बढ़ाते जाएंगे, यानी मुझे अपनी वजन कम करना है तो मैं कम खाऊं, जितना कम खाऊंगा उतनी जल्दी मेरा वजन ज्यादा कम होगा, जितना स्टिमुलाई मेरा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। तो बाय चेंजिंग स्टिमुलाई बिहेवियर जो है वो उसको, अगर किसी के बिहेवियर को तब्दील करना है, रवैयों को बदलना है, तो उसको जो स्टिमुलाई देना है आपने वो उसके मुताबिक दें, ठीक है। तो वो इसी तरह फोर्थ मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये प्रॉपर वो जो हम रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम इसे साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर हम वेरिएबल को अलग करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो ग्रुप बना देते हैं, ये ट्रीटमेंट ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ट्रीटमेंट ग्रुप को जो है वो हमने, सॉरी कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल और वो तो सेम होते हैं ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप को वैसे ही रहेगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये प्रॉपर हमने पूरा एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ना है। जिन लोगों को इस बारे में पहले पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता वो अभी के लिए बस इतना याद रख लें कि इसमें दो ग्रुप बनते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स होता है प्रॉपर, ये चीजें होती है इसके अंदर। फिफ्थ हमारे पास है डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड तो होता है कि डिफरेंसेस को जान के, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू पर्सनल, हमें हम ये समझ लेते हैं कि फलां, जैसे ना आप देखें आपने अपने कॉलेज के अंदर जो है वो बच्चे हैं और आपने उनके जिम्मे एक्टिविटी लगा दी है, आपने डाइस संभालना है, आपने फलां एक्टिविटी फलां,
अब अगर मेरे जिस बच्चे के जिम्मे मैं डाइस संभालने वाली या मैं स्टेज सेक्रेटरी वाली या इस तरह के उनके जिम्मे कोई एक्टिविटी लगा रहा हूँ, और जबकि वो बच्चे प्योरली इंट्रोवर्ट हैं, उन्हें तो लोगों के आने सामने आने से ही शर्म आती है, तो ऐसे बच्चे तो वो ड्यूटी से ही परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो हमें उनके अंदर समझना होता है कि इंट्रोवर्ट कौन सा काम अच्छा कर सकेगा और क्रिएटिविटी वगैरह के लिए, और एक्सट्रोवर्ट जो होगा वो कौन सा काम अच्छा कर सकेगा। इसी तरह हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शन स्टडी होती है कि आप किसी से डाटा लेते हैं, किसी से मिलते हैं, तो एक ही टाइम के अंदर आप उससे सारी बात ले लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, तो ये क्रॉस। और अगर किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं चले यार अगली मीटिंग में हम ये बातें जो बाकी हैं वो डिस्कस करेंगे, या कुछ अरसे के बाद दोबारा देखते हैं कि उसका बिहेवियर बदला है कि नहीं बदला, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। ठीक है, ये इन चीजों को क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इन चारों चीजों को अलग से हमने पढ़ना है। ठीक है, इसी कोर्स के अंदर पढ़ना है। आज सिर्फ ये हेडिंग के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोवर्ट को भी पढ़ना है, एक्सट्रोवर्ट, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसी तरह इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये सारी चीजें हमने आइंदा टॉपिक्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़नी है। आज जब साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा साइकोलॉजी का मैं डिटेल में तारुफ करवाना चाह रहा था, तो ये बेसिकली तारुफ है। डिफरेंशियल मेथड होता है लोगों के डिफरेंसेस को जान के उसके मुताबिक उनको एक्टिविटी असाइन करना। क्लासरूम है, आप पढ़ा रही हैं, और क्लासरूम के अंदर क्या सारे बच्चे एक ही इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं? बिल्कुल नहीं। हर बच्चे का इंटेलेक्ट मुख्तलिफ है, हर बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत मुख्तलिफ है। अब आप बच्चे को अगर एक ही लाठी से हाँकेंगी, सब बच्चों को एक ही मेथड ऑफ टीचिंग से आप पढ़ा रहे हैं, और क्या उससे आपकी क्लास के अंदर बैठे 30 बच्चों को सबको एक तरह की समझ आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। आपको किसी को किसी लेवल पे जाके पढ़ाना होगा, किसी को किसी लेवल पे। हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड को, डिफरेंसेस को समझ के आप उसके मुताबिक टीचिंग करते हैं। या आप इसी तरह मैं बताया कि आपके पास बच्चे की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं। कोई इंट्रोवर्ट, आपने पब्लिक डीलिंग की ड्यूटी देनी है, तो आपको जाहिर तौर पे एक्सट्रोवर्ट को तलाश करना पड़ेगा। और अगर आपने किसी के क्रिएटिव आइडियाज लेने हैं, किसी को क्रिएटिव काम करवाना है, तो आपको जाहिर बात है वो इंट्रोवर्ट जो बंदा होगा वो ज्यादा उसके लिए कारआमद होगा, सूटेबल होगा। यानी जो काम खामोशी से करने वाला है, जो रिटर्न काम है, वो इस तरह वो इंट्रोवर्ट के लिए ठीक है। जो काम बहुत ज्यादा बोलने वाला है, मुतासर करने वाला है, मिलने जुलने वाला है, घूमने फिरने वाला है, तो एक्सट्रोवर्ट इसको कर सकेगा ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो ये वाली इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। बेसिकली हम जब सर्वे कर रहे होते हैं ना, तो सर्वे के अंदर ये हो गया कि मैं बच्चों फार्म लेके गया, बच्चों का इसको फिल कर दें, ये वाली चीज जो है क्रॉस सेक्शनल हो गई कि एक ही दफा। और फिर मैं उनसे डाटा लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं अगले महीने दोबारा आऊंगा और इसके मुताले फिर आपसे पूछूंगा कि आपकी अब राय बदली है कि नहीं बदली। तो ये वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। जैसे हमारे यहाँ सर्वे होते हैं, अब ये नहीं कि 9 अप्रैल को जो है वो 2022 को इमरान खान को अदालत की और जो है वो फौज की जो है वो स्पोर्ट्स से उनका तख्ता उलट दिया गया हुकूमत का। अब उसके बाद जो उनका पैराग्राफ जा रहा था तनज़ुली की तरफ, यकदम उनका पैराग्राफ जो उनका ग्राफ था मकबूलियत का वो हाई हो गया। अब उसके बाद उस वक्त हाई हुआ, तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट 2022 से लेके 23 24 25 और मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह हम वो जो पारा अप हुआ था ना उसको नीचे कर लें। उसके लिए उन्होंने हर तरह का जुल्म भी किया है, जिस हद तक वो जा सकते थे उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने तब्दील करने के लिए हर तरह के जो चूरन बेचने की कोशिश की। लेकिन अभी तक वो जो बार बार सर्वे हो रहे हैं, हर 6 माह बाद, हर साल बाद सर्वे हो रहा है, फिर वो मकबूलियत खान की वहीं पे मिलती है। तो ये वाली चीजें जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर आएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है एप्लीकेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो है वो इसको तो अब ये छोड़, एक सवाल ही है बेसिकली कि अगर आपके पास जो स्टूडेंट है और वो काम वगैरह होमवर्क करके नहीं आता तो आप कैसे डील करेंगे। तो ये आपकी अपनी एक साइकोलॉजिकली सोचे ना कि आपके पास बच्चा आया है, वो रोजाना आप उसको काम देते हैं वो नहीं करके आता, तो क्या उसको जो है वो आप कहेंगे। हसन बेटा ऊपर जाओ, मामी को कहो कि जो है वो मामू जो है वो मांग रहे हैं, दूध मांग रहे हैं, जाओ लेके आओ। हाँ, अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या फर्क है, ये पहले मैं आसान लफ्जों के अंदर आपको बता देता हूँ। ग्रोथ होती है किसी भी शख्स के वजन का बढ़ना,
उसके कद का बढ़ना, उसकी जाहिरी शक्ल सूरत का बढ़ना, तब्दील होना, उसे ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, यानी मैं एक क्वांटिटी, मेरे जो क्वांटिटेटिव चेंज हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, मेरा वजन बढ़ गया है, मेरा शक्ल बदल गई है, मेरी हाइट बदल गई है। ऊपर जाके ना दूध लेके आओ, फ्रिज में पड़ा हुआ है ऊपर वाले खाने में, तो वो लेके आओ, आंटी को कहना वो देगी। तो उसे ये जो ग्रोथ हो, ये क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है, यानी वेट, शेप, हाइट वगैरह का बदलना, ये मेजरेबल होती है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। नहीं, ये देखें, मेरा कद जो है फॉर एग्जांपल 14 साल, 15 साल, 18 साल तक बढ़ा, अब मेरी उम्र 31 साल हो गई है, क्या मेरा कद जो है अभी भी बढ़ रहा है? नहीं, मेरा कद एक खास हद पे आके रुक गया हुआ है। तो यानी कि ये एक लिमिटेड टाइम तक ये चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसको हम यानी एक हर चीज की एक लिमिटेड होती है, कब तक क्या चीज बढ़ना है। तो ये वाली होती है ग्रोथ, यानी, और ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। इट इज फिजिकल एस्पेक्ट, इसको हम फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर शामिल करते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होती है, अच्छा मैं एक और बात भी बता दूं, जो डेवलपमेंट है ना, ये बेसिकली तो आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं है। डेवलपमेंट है आपकी लर्निंग, यानी पिछले साल मुझे इन चीजों, कुछ चीजों का पता था, अब मुझे ज्यादा चीजों का पता है। यानी पिछले साल मुझे कंप्यूटर के फलां चीज का नहीं समझ थी, इस साल मैंने वो समझ ली है। जो आप कोई नई चीज लर्न करते हैं, जो आपकी आप कुछ नया सीखते हैं, ये आपकी डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब बहुत सी किताबें जो हैं, ये बात थोड़ा समझने वाली है क्योंकि आपने बाद में ये बात पूछनी है। बहुत सी किताबें ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेपरेट तौर पे देखती हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव देखती हैं, और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव देखती हैं। यानी वो जो तमाम तब्दीलियां जो जाहिरन वजन हो, चाहे किसी शख्स का जो है वो वेट हो, हाइट हो, उसका जो शक्ल सूरत हो, उसका फिजिकल एस्पेक्ट हो, ये ग्रोथ में आता है। और वो तमाम तब्दीली, यानी बंदा वही का वही है, मैं आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले ही ऐसे था, आज भी वैसा ही हूँ। अब मेरी कोई तब्दीली तो नहीं हुई, लेकिन जहां 4 साल पहले मैं खड़ा था, आज के 4 साल बाद मैं बहुत बदल गया हूं, मैं बहुत कुछ जो है वो नया सीख लिया हुआ है। तो ये जो मेरा सीख लेना है, ये क्या है? डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट जो है, ये कौन सी चेंजिंग होती है? क्वालिटेटिव होती है। जी, नेल्स बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाले जो है क्वालिटेटिव चेंज है। और कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। कुछ किताबों के अंदर डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव कहा गया है कि डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है, और ग्रोथ भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर ग्रोथ अलग लेंगे तो वो वेट वाली बात ही होगी, शेप हाइट वाली बात होगी। और अगर डेवलपमेंट को देखेंगे तो डेवलपमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है। ग्रोथ भी इसके अंदर जम हो जाती है। द चेंज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पैदा होने से लेके, या पैदा होने के कंसेप्ट से लेके जो है वो डेथ तक का जो हमारा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। हमारा मेंटल लेवल, अच्छा ये अब आ जाती है डेवलपमेंट। मेंटल लेवल है हमारी ग्रूमिंग, मैंने कितना अपने आप को बेहतर किया है, मैंने अपने अटायर को कैसे बेहतर किया, कैसे मैंने कपड़े पहने हैं। मैं कल वो एक मैंने स्टेटस भी लगाया था अपनी फेसबुक पे, कि 10 साल पहले की बात है कि मुझे ना अपने शायद उस वक्त भी कुछ ना कुछ वसाइल होते ही थे, इतने भी नहीं थे माड़े, लेकिन ये था कि मुझे नहीं पता था कि अपनी हेयर्स की कटिंग कैसे करवानी है। तब मेरे बड़े हेयर्स जो है ना, अब तो सारे गंजे हो गए हैं, लेकिन तब जो है वो, या मुझे नहीं पता था कि ये मैं, मुझे मतलब ट्रिमिंग कैसे करनी है, मुझे ड्रेसिंग कैसे पहननी है, मुझे शूज का नहीं पता था इन चीजों का, जो मैंने बाद में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आके सीखा। तो अपनी ग्रूमिंग का होना ये डेवलपमेंट के अंदर आता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपके ज़हनी तौर पे आपका होना, चेंज इन बिहेवियर ऑल काउंट, आपके रवैयों के अंदर, कल को किसी चीज का मतलब मेरा रवैया कुछ था, कभी मैं मजहबी तौर पे बड़ा सख्त रहा हूँ, रिजिड रहा हूँ, लेकिन बाद में जो है वो मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ, अब तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ इन चीजों के मामले के अंदर। तो ये तब्दीलियां हैं, शायद वक्ती तौर पे आज हैं, शायद कल ना हो। तो ये तब्दीलियां जो हमारे बिहेवियर के अंदर होती हैं, वो भी हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। जी, जो हमारी क्वालिटीज हैं, ये जो हमने सीखी, लर्न की हुई हैं, तो या सीख रहे हैं, जो जाहिरी तौर पे नजर नहीं आ रही, वो क्वालिटी डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। डेवलपमेंट में भी सोशल सोशल डेवलपमेंट भी हो सकती है कि लोगों के साथ मिलना जुलना कैसे है, बात कैसे करनी है, किसी को अपना गर्विदा कैसे बनाना है, दोस्त कैसे बनाना है। इमोशनल डेवलपमेंट है, किसी के साथ ताल्लुक को प्रोलॉन्ग कैसे करना है, कैसे बात का आगाज करना है, कि कब किसी के साथ किस तरह बिहेव करना है। इस तरह कॉग्निटिव है, मोरल है। तो ये तमाम चीजें डेवलपमेंट के अंदर, जबकि ग्रोथ के अंदर हमारी जो है एज आ जाती है, वेयर है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हैव एज लिमिट, ग्रोथ का एज के साथ ताल्लुक है, जबकि डेवलपमेंट का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी एज के अंदर हम कुछ भी सीख सकते हैं।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट की सबको समझ आ गई? किसी को कोई मसला है बता दें अभी। जी ओके शुक्रिया। इसके बाद ना ग्रोथ एंड इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, इसमें सेफेलोकार्डल प्रोक्सिमो डिस्टल है। हेड टू टो, हमारी ग्रोथ सर से लेके पांव तक जो हो रही है इसे हेड, इसे सेफेलोकार्डल बोलती है। और हमारी ग्रोथ सेंट्रल टू, यानी ये इसको मैं अगर कैमरे के सामने करूँ, ये सीन यहाँ से लेकर जो आउटवर्ड है, जो हमारे, यानी मैं जो अपने बाजू हिला रहा हूँ और इसके अंदर मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, या जो मैं ऐसे उसे अगर होता हूँ, तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल आएंगी। एक छोटा बच्चा जिसका अपना, आप देखिए छोटे बच्चे के हमने ऐसे करके उठाया होता है कि उसका सर के नीचे हाथ रखा होता है, तो उसकी गर्दन को के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो उसको ऐसे करेंगे वो इधर जिस तरह गर्दन गिर जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ बच्चे की गर्दन के ऊपर उसके कंट्रोल आ जाता है, तो वो फिर उसके बाद जब गर्दन पे कंट्रोल होता है कुछ अर्से बाद पाँव के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो सर से पाँव की तरफ जो ग्रोथ होती है सेफेलोकार्डल होती है। इसी तरह कुछ बच्चे जो है वो चलने फिरने उन्हें नहीं पता होता, कभी इधर गिर रहे हैं कभी इधर, लेकिन जब उसका ऊपर अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम मजबूत होता है तो वो कभी कहाँ से क्या चीज उठानी है, गिलास उठाने भेजा तो कॉली नहीं उठा के आएगा, वो गिलास ही उठा के आएगा। यानी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंटर से आउटवर्ड जो है, या हैंड टू फीट की तरफ जो दरमियान से जो है वो आर्म्स और लेग्स जो का जो काम होता है, तो ये प्रोक्सिमल डिस्टल के अंदर आता है। ठीक है, हमारे सेशन एंड हो रहा है, आपने जो है दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक कोई 3 से 4 मिनट बाद। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना।